हर आदमी का अपना विचारों का आकाश होता है। लेखक उसी आकाश से जीवन के सारे तत्व ढूंढ लाता है और मानव समाज की बुनावट करता है। ये उपन्यास पैट्रिशिया डिक परंपराओं के शीशे में उतारी गई सामाजिक जीवन की कथा है, जिसमें वेद, पुराण और भारतीय दर्शन की गठरी खुलती है। ये उपन्यास किसी सामाजिक क्रांति के बारे में नहीं, बल्कि आम पुरुष और स्त्री के मौन दुखों पर बात करता है। यह मानवीय आभा का उपन्यास मनुष्य की अंतर्वेदना और अंतर्मंथन को अभिव्यक्त करता है। यह सामाजिक विसंगतियों का बिना किसी शोर शराबे का प्रतिकार करता है और प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचता है। एक लड़की जीवन की वास्तविकताओं से जूझती मानवीय मूल्यों की उंगली थामे भारतीय परंपराओं की सीढ़ियां चढ़ती जीवन के पवित्र प्रेम को स्थापित करती है। लेखक कुमार बिहारी पांडे की लेखनी से पार्वती दीक्षित पैट्रिशिया डिक कैसे बनी, ये रोचक कथा है, जिसे पढ़कर सुना रहे हैं आनंद सिंह। पैट्रिशिया डिक, पहला अंक। अनिश्चय के कुहासे में डूबते उतराते मैंने प्रवेश द्वार पार करके विशाल हॉल में कदम रखा। चारों ओर खूब गहमा गहमी थी। रंग बिरंगी साइकोडेलिक और लेजर बीम लाइट के बीच पाश्चात्य संगीत एक इंद्रजाल सा बुन रहा था। पूरे माहौल में एक अभिजात संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। तरह तरह के अत्याधुनिक परिधानों में लिपटे संभ्रांत स्त्री पुरुष हंसते बोलते नजर आ रहे थे। मैंने पूरे हॉल में नजर दौड़ाई। उपस्थित जनसमुदाय में कोई भी चेहरा परिचित न पाकर अजनबीपन का एक एहसास मुझे खटकने लगा। मन में बार बार यही आ रहा था कि क्यों खामखा यहां आ फंसा मैं। ये बात नहीं कि मैं भीड़ से कतराता हूं, मगर मैं भीड़ का हिस्सा बनना कतई पसंद नहीं करता। बचपन में एक ज्योतिषी ने मेरी जन्म कुंडली देखकर कहा था, जहां 100 लोग बैठे होंगे वहां एक सर तुम्हारा भी गिना जाएगा। पता नहीं ये उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी का परिणाम था या मेरे प्रचंड स्वाभिमान का दोष कि जहां मेरा महत्व न हो वहां जाने की बात तो छोड़िए, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अपने आगे पीछे अनजान लोगों की रेल पेल के बीच में एक ठूंठ की तरह खड़ा स्वयं अपने आप पर झुंझला रहा था कि आखिर मुझे यहां आने की जरूरत क्या थी। मगर जरूरत थी। वो जरूरत थी पैट्रिशिया डिक को जानने की। एक दिन की बात है, मैं अपने ऑफिस में बैठा फाइलें निपटाता हुआ अपनी कंपनी के भविष्य की रूपरेखा निर्धारित कर रहा था कि तभी ऑफिस के बाहरी कक्ष में बैठी रिसेप्शनिस्ट की ऊंची आवाज ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। वह किसी को मेरे पास आने से रोकते हुए कह रही थी, सॉरी मिस्टर, बॉस बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते। आप अपना लेटर मुझे दे जाइए, मैं बॉस तक पहुंचा दूंगी। जवाब में उस आदमी ने विनम्रता से कहा, मैडम, यह पर्सनल लेटर है, मैं इसे किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। इस बहस को विराम देने के लिए मैंने बेल बजाकर रिसेप्शनिस्ट को भीतर आने का संकेत किया। जो ही मेरी रिसेप्शनिस्ट भीतर दाखिल हुई, उसके पीछे पीछे लिफाफों की एक गड्डी और कुछ कागजात हाथ में थामे वह युवक भी मेरे ऑफिस में दाखिल हो गया। रिसेप्शनिस्ट शिकायत करती हुई बोली, देखिए सर, यह आदमी। मैंने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए उस नौजवान की ओर सवालिया नजरों से देखा। वह बड़े अदब से बोला, सर, मैं कुरियर सर्विस से आया हूं। मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं ये लेटर उसी आदमी को डिलीवर करूं जिसका नाम उस पर लिखा हुआ है। इसलिए ये लेटर पर्सनली आपके हाथों में देना मेरी ड्यूटी है। मगर ये मैडम तो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने बिना कुछ बोले अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने एक बड़ा सा लिफाफा मुझे थमाकर मेरी साइन लेने के लिए फॉर्म आगे बढ़ा दिया। मेरे फॉर्म पर साइन कर देने के पश्चात वह थैंक यू सर कहकर कैबिन से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे झुंझलाई हुई रिसेप्शनिस्ट भी चली गई। मैंने कुरियर से आए उस लिफाफे को देखा। उसमें भेजने वाले का नाम दर्ज था, मिस पैट्रिशिया डिक।
मैंने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश की, मगर पैट्रिशिया डिक नाम की कोई महिला मेरे जहन में नहीं उभरी। सच तो यह था, यह नाम मेरे लिए नितांत अपरिचित था। शायद लिफाफे के भीतर रखे कार्ड से महिला के परिचय की कोई जानकारी मिल सके। यह सोचते हुए मैंने लिफाफे से कार्ड बाहर निकाला। ये जेम्स इंजीनियरिंग कंपनी की ओर से बिजनेस प्रमोशन के गेट टुगेदर का इनविटेशन कार्ड था। कार्ड काफी कीमती और खूबसूरत था, और होता क्यों नहीं। जेम्स इंजीनियरिंग देश की अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनियों में गिनी जाती थी। पूरा कार्ड पढ़ जाने पर भी पैट्रिशिया डिक के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिल सकी। वास्तव में पैट्रिशिया डिक नाम की इस बला को जानने के लिए ही मैंने इस पार्टी में आने का निर्णय किया था, किंतु अब अपरिचितों की इस भीड़ में खड़ा मैं अपने ही निर्णय पर अपने आप को कोस रहा था। तभी एक मधुर सी आवाज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। हाय, आई एम पैट्रिशिया डिक। मैंने घूमकर आवाज की दिशा में देखा। सुंदर परिधानों में सजी एक अति आकर्षक महिला किसी विशिष्ट से दिख रहे सज्जन से हाथ मिलाती हुई उनका स्वागत कर रही थी। महिला की पीठ मेरी ओर थी। उसका चेहरा तो मुझे दिखाई नहीं दिया, किंतु उसकी कद काठी देखकर न जाने क्यों मेरे मन में यह बात कौंध गई कि इस पैट्रिशिया को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। शायद वैसी ही गहराई से जैसे मैं स्वयं अपने आप को जानता हूं। तभी उस व्यक्ति से फुर्सत पाकर पैट्रिशिया मेरी ओर घूमी। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरा सारा असमंजस कपूर की तरह उड़ गया। ये तो अपनी भवानी है, भवानी दीक्षित, मेरे बचपन की अंतरंग सखी और किशोरावस्था की सजनी। लगभग 12-13 वर्ष पहले वह हमारे गांव से अपने पिता के साथ कलकत्ता चली गई थी। उसके बाद फिर उसकी कोई खोज खबर मुझे नहीं मिली, किंतु बिहार के गवई गांव की भवानी मुंबई के अति अभिजात वर्ग की पैट्रिशिया डिक कैसे बन सकती है? यह तो एक क्रिश्चियन लेडी है, जबकि भवानी तो धर्मपरायण ब्राह्मण जगन्नाथ दीक्षित जी की बेटी थी। तो क्या जगन्नाथ दीक्षित ने कलकत्ता जाकर धर्म परिवर्तन कर लिया था? नहीं नहीं, यह भवानी नहीं हो सकती। स्वयं का परिचय पैट्रिशिया डिक के रूप में देने वाली उस युवती ने ज्यों ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर प्रसन्नता की एक मुस्कान बिखर गई। हाय सुनील कहते हुए वो आगे बढ़ी और मुझसे लिपट गई। अब संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यह भवानी ही तो थी, मेरी अपनी भवानी, जिसे तलाशते हुए मैं गांव से कलकत्ता जा पहुंचा था और कलकत्ता से भटकता अंत में बंबई आ पहुंचा था। समय बीतने के साथ भवानी को पुनः देख पाने की आशा धूमिल होती चली गई, और अब तो मैं भवानी को भूलने भी लगा था। विवाह के बाद भवानी मेरे लिए गुजरा हुआ ऐसा कल बन चुकी थी जिसके वापस लौटने की जीवन में कोई संभावना नहीं थी। मगर आज अतीत के सारे कुहासे को चीरकर भवानी फिर से अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई थी, पैट्रिशिया डिक बनकर। उसके भवानी होने में मुझे कोई संदेह नहीं था। उसकी वो चिर परिचित देह गंध, वे सांसें और उसका स्पर्श, सभी कुछ तो मेरे अंतः पटल पर पहले से ही अंकित है। अब संशय की गुंजाइश ही कहां थी। तभी भवानी ने स्वयं को मुझसे अलग करते हुए कहा, सुनील तुम कहीं जाना नहीं, मैं मेहमानों को अटेंड करके आती हूं, फिर बातें करेंगे। इतना कहकर वह एक ओर बढ़ गई। बैरा ड्रिंक्स की ट्रे लेकर मेरे सम्मुख आ खड़ा हुआ। सर ड्रिंक्स कहते हुए उसने ट्रे मेरी ओर बढ़ाई तो मैंने एक गिलास उठा लिया और ड्रिंक में सोडा और आइस क्यूब डलवाकर सिप करते हुए एक ओर खड़ा हो गया। मैंने हॉल में एक सरसरी नजर दौड़ाई। अपनी जान पहचान के किसी भी चेहरे को वहां न पाकर मैंने संतोष की सांस ली। मुझे इस बात पर भी राहत सी महसूस हुई कि मैं पत्नी को साथ नहीं लाया था। यदि वो पैट्रिशिया डिक को मुझसे लिपटते देख लेती तो घर पहुंचने पर महाभारत होना तय था। मेरी पत्नी खुले दिलो दिमाग वाली महिला है, परंतु अपने पति को किसी पराई स्त्री के साथ आलिंगनबद्ध देखकर चुप रह जाना उसके लिए संभव नहीं है।
चाहे वो कितनी ही आधुनिक क्यों न हो। मैं अपनी पत्नी को पार्टीज में सदा साथ ले जाता हूं, चाहे वो बिजनेस पार्टी हो या सोशल गैदरिंग। परंतु आज न जाने किस अज्ञात प्रेरणा से मैंने ऐसा नहीं किया और ऑफिस से लौटकर चुपचाप पैट्रिशिया की पार्टी के लिए तैयार होने लगा। मुझे घर आकर दोबारा शेव करते देख पत्नी ने कुछ संशय भरी नजरों से मेरी ओर ताकते हुए पूछा, कहीं पार्टी में जा रहे हो क्या? मेरे हां कहने पर उसने दूसरा प्रश्न किया, मुझे भी साथ चलना है? मैंने सपाट स्वर में जवाब दिया, नहीं। इस छोटे से संवाद के बाद पत्नी ने मुझसे और कुछ नहीं पूछा, केवल चुपचाप बैठी मुझे सजता संवरता देखती रही। शेव करने के बाद मैं फ्रेश हुआ, बदन पर ढेर सारा पाउडर छिड़का, एक अच्छी ड्रेस पहनी और सेंट की बोतल लेकर स्वयं पर स्प्रे किया। अब तक खामोश बैठी मेरी गतिविधियां देखती हुई पत्नी ने हंसकर मुझ पर कटाक्ष करते हुए कहा, बहुत सज धज रहे हो आज, किसी बाला से मिलना है क्या? पत्नी के इस व्यंग पर मैंने मुस्कुराते हुए अपना ब्रीफ केस खोला और पैट्रिशिया डिक वाला कार्ड निकालकर उसके सामने रख दिया। वह इनविटेशन कार्ड को उत्सुकता से उलटने पलटने लगी। दरअसल आज की पार्टी में पत्नी को साथ न ले जाने का एकमात्र कारण थी अनजान पैट्रिशिया डिक। पता नहीं वो कौन है, कैसी है और मुझसे क्या चाहती है। इन्हीं आशंकाओं के चलते मेरे अवचेतन मन ने अकेले ही पार्टी में जाने का निर्णय किया था, जो लगता है एकदम सही निर्णय था। हाथ में ड्रिंक्स का गिलास थामे पैट्रिशिया के इंतजार में अकेले खड़ा मैं पार्टी की चहल पहल देखता जा रहा था। भवानी और पैट्रिशिया अभी भी मेहमानों से घिरी हुई थी। हॉल में भरे सिगरेट के धुएं से मुझे घुटन सी होने लगी, क्योंकि मुझे सिगरेट से एलर्जी है। मैं हॉल से बाहर निकल आया। बाहर पहुंचकर मैंने पाया कि मैं इमारत के पिछवाड़े खड़ा हूं। सामने हिलोरे लेते सागर की लहरें चांद की रोशनी में अत्यंत आकर्षक लग रही थी। दूर तक फैले सागर तट पर बैठे प्रेमी जोड़े एक दूसरे के कंधे पर सर रखे अपनी सरगोशियों में डूबे हुए थे। मैं भी एकांत जगह चुनकर रेत पर बैठ गया। हाथ में थमे गिलास से एक सिप लेकर उसे वहीं रेत में जमा कर रख दिया। पैट्रिशिया की पार्टी में सर्व होने वाली विस्की अच्छी क्वालिटी की थी। मुझ पर हल्का हल्का सुरूर छाने लगा था। चांद की छिटकी हुई चांदनी वातावरण को और भी मादक बना रही थी। मेरे मुंह से अनायास ही कविता की ये पंक्तियां फूट पड़ी। चांद की बिंदिया लगाकर रात रानी बन गई, याद आई बात भूली फिर कहानी बन गई। धड़कनों के साज पर नगमा सुनाता है कोई, प्रीत की मादक सुरीली रागनी गाता कोई। वह खनकती सी हंसी अब जिंदगानी बन गई। चांद की बिंदिया लगाकर रात रानी बन गई। प्रेम की शहनाइयां हैं, स्वप्न वंदनवार है। स्वर्ग के सुख बन बराती आज मेरे द्वार हैं। आस की डोली चढ़ी, खुशियां दीवानी बन गई। चांद की बिंदिया लगाकर रात रानी बन गई। राह का पत्थर किसी के पांव से टकरा गया, बन गया मिट्टी से सोना, भाग्य पर इतरा गया। प्यार की सोनी डगरिया अब सुहानी बन गई। चांद की बिंदिया लगाकर रात रानी बन गई। याद आई बात भूली फिर कहानी बन गई। चांद की बिंदिया लगाकर रात रानी बन गई। सागर तट पर बैठा मैं महसूस कर रहा था कि आज मेरी खुशियां असीम हो चुकी हैं। मेरे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थीं। भवानी को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है, किंतु रह रहकर यह चिंता भी मन को सताने लगी थी कि भवानी का फिर से मिल जाना अगर प्रभा को मालूम पड़ गया
तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। वह मेरे और भवानी के संबंधों के बारे में पूरी तरह जानती है, साथ ही यह भी जानती है कि मैं अपने हृदय में भवानी की जगह किसी और को नहीं दे सकता। काश भवानी मुझे 1 वर्ष पहले मिल गई होती तो मेरी शादी प्रभा से नहीं होती और मैं इस दुविधापूर्ण जीवन को जीने से बच जाता। तभी पीछे से भवानी की आवाज आई, सुनील, मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढ रही हूं, तुम अकेले यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं कि मेरी वो भोली भाली भवानी मुंबई की एक जानी मानी इंडस्ट्रियलिस्ट पैट्रिशिया डिक कैसे बन गई। भवानी ने मेरे बगल में बैठते हुए अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर मेरे दोनों हाथों को प्यार से थाम लिया और बोली, सुनील, ये सारी बातें करने के लिए मैं भी तुम्हारी तरह बेताब हूं, मगर आज नहीं। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी दिन तुम्हारे घर पर आती हूं। ना बाबा, ऐसा गजब मत करना, मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। अगर प्रभा को मालूम हो गया कि तुम पैट्रिशिया डिक नहीं बल्कि मेरी बाल सखी भवानी हो, उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो ठीक है, पैट्रिशिया ने कहा, मैं उनसे भवानी के रूप में नहीं पैट्रिशिया डिक के रूप में मिलूंगी। यह कहकर पैट्रिशिया अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और मेरी ओर हाथ मिलाते हुए वापस हॉल की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद मैं भी उठ खड़ा हुआ। पार्टी में वापस जाने का मेरा मूड नहीं था, अतः सीधा अपनी गाड़ी स्टार्ट कर घर की ओर चल पड़ा। भवानी से हुई इस संक्षिप्त मुलाकात ने मेरी भावनाओं को आंदोलित कर दिया था। मन में पुरानी स्मृतियों का ज्वार उमड़ा चला आ रहा था। मेरे मस्तिष्क में 14-15 वर्ष पूर्व की गांव की वे स्मृतियां तैरने लगीं जब मैं और भवानी गांव की प्राइमरी पाठशाला में साथ पढ़ते थे। तब हम दोनों सवेरे ही हाथों में लकड़ी की तख्तियां लिए हुए पढ़ने जाया करते। मुझे आज भी याद है कि भवानी के पिता जगन्नाथ दीक्षित हमें ककहरे का पाठ पढ़ाते हुए सिखाते, क माने कमाओ, ख माने खाओ, ग माने गाओ और घ माने घर बसाओ, अंगा माने कुछ नहीं। गुरुजी ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को क से कबूतर, ख से खरगोश वाली किताबी विद्या कभी नहीं सिखाई। वे विद्यार्थियों को सीधे जीवन की सच्चाइयों का ज्ञान कराते हुए कहते थे, क अर्थात कर्म करके अपनी जीविका कमाओ, कर्म फल से ही पेट में रोटी पहुंचती है। भोजन के बाद ही गाने बजाने या मनोरंजन की बात सूझती है। बुद्धिमान मनुष्य कर्म से ही अर्थ अर्जित कर अपने लिए आधार अर्थात घर बनाता है। गुरुजी के अंगा माने कुछ नहीं में जीवन का सार तत्व समाया हुआ था। कमाने, खाने, गाने और घर बसाने के बाद मनुष्य के लिए बचता ही क्या है? कुछ नहीं। संसार तो क्षणभंगुर है, यहां कुछ भी अपना नहीं है। मृत्यु आने पर सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाता है। कच्ची उम्र में इतना बड़ा तत्व ज्ञान तो क्या समझ में आता, किंतु कमाओ, खाओ, गाओ और घर बसाओ के मूल मंत्र को मैंने सदा के लिए अपनी गांठ में बांध लिया था। भवानी मेरी ही कक्षा में पढ़ती थी। उसकी मां बचपन में ही मर गई थी। घर में पिताजी के अलावा एक बूढ़ी दादी थी जिसे आंखों से कम दिखता था। भवानी का घर मेरे पड़ोस में था। वह किसी खूबसूरत गुड़िया की तरह लुभावनी थी। उसका दूधिया गोरा रंग बड़ा ही आकर्षक था। हम दोनों साथ साथ पाठशाला जाते थे। पाठशाला से छुट्टी होते ही वह अपना बस्ता पाटी घर पटक कर मेरे साथ घूमने निकल पड़ती थी। खेतों, खलिहानों और अमराइयों में घूमते हुए हम कभी चिक्का कबड्डी खेलने लगते तो कभी धूल माटी के घरौंदे बनाकर घर संसार का खेल खेलने लगते, तो कभी पोखरे पर जाकर मछलियां और केकड़े पकड़ते। एक बार केकड़ा पकड़ने के लिए भवानी ने पानी की खो में हाथ डाला और वहां से एक सर्प पकड़ लाई। उसके हाथ में सांप देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। कहीं से कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा। मैंने झटके से सांप को छीना और दूर फेंकते हुए उसे कठोरता के साथ कसम दिलाई
कि आज के बाद वह कभी केकड़ा नहीं पकड़ेगी। मेरे कसम दिलाने के बाद उसने केकड़ा पकड़ना तो दूर, उस दिन से पोखरे पर जाना भी बंद कर दिया। हमारी भूख प्यास एक दूसरे का सानिध्य पाकर ही मिट जाती थी। कभी भूख लग भी जाती तो चने के खेतों से पौधे उखाड़ लेते, घास फूस और सूखी टहनियां बटोर कर आग जलाते और हुरहा भूनकर खा लिया करते थे। कभी कभी कच्चे आम खा लेते तो कभी महुआ खाकर काम चला लेते थे। प्रकृति के खजाने से हर मौसम में कुछ न कुछ मिल ही जाता था। हम में जब तब अनबन भी हो जाती थी, लेकिन ये 10 मिनट से अधिक समय तक नहीं टिकती थी, क्योंकि एक दूसरे से बातें किए बिना हमें चैन ही नहीं पड़ता था। हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम ही प्रेम छलकता था। हम एक प्राण दो शरीर बन चुके थे, इसलिए परस्पर के दुख सुख का एक साथ अनुभव करते थे। मैं जंगली बेर तोड़कर उसे खिलाता, और बेर तोड़ते हुए अगर कोई कांटा मेरी उंगली में गड़ जाता तो वह झट मेरी उंगली लेकर अपनी मुंह में डाल लेती और खून रोकने की कोशिश करती थी। उन दिनों गांव का जीवन अत्यंत सरल हुआ करता था। गांव में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। पशुधन की प्रचुरता के कारण जिस किसी दरवाजे पर पहुंच जाओ, लोटा भर दूध मट्ठे से स्वागत होता था। जहां कहीं गन्ने की पिराई चल रही होती, वहां जी भरकर गन्ने का रस पीने को और गर्मा गर्म गुड़ महिया खाने को मिल जाया करता था। क्या सुखमय दिन थे वे। गांव में लोग एक दूसरे का सुख दुख जानना और बांटना अपना धर्म मानते थे। उन दिनों लोगों में इतनी कृपणता और धन लोलुपता नहीं थी। लोग खुद मालूम करते थे कि इस साल किसके घर में गन्ना नहीं हुआ है। उस घर में गन्ने का रस और गुड़ पहुंचाना वे अपना धर्म समझते थे। गांव में किसी के घर कोई शादी ब्याह होता तो हर घर से दूध, दही, घी और अनाज प्रचुर मात्रा में उस घर में पहुंचा दिया जाता था, ताकि बारात के स्वागत में कोई कमी न पड़े। यदि कोई गरीब आदमी अपनी जवान बेटी के विवाह के लिए साधन नहीं जुटा पाता था तो सारा गांव आपस में चंदा करके उसका विवाह खर्च उठा लिया करता था। निश्चल और आदर्शवादी लोगों से भरे उन दिनों के गांव नहीं, मानवीय संबंधों के आदर्श हुआ करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। हम बचपन की दहलीज लांघकर किशोरावस्था में जा पहुंचे। भवानी का रूप लावण्य समय के साथ साथ और भी निखर गया और हमारा प्रेम भी प्रगाढ़ होता गया। वह पूनम के चांद से भी ज्यादा लुभावनी हो चली थी। हम पहले की तरह स्वच्छंद मिलते जुलते रहे, लेकिन अब हमारा इस तरह मिलना जुलना गांव वालों की नजरों में कांटे की तरह गड़ने लगा था। लोग हमें देखकर लैला मजनू और हीर रांझा कहकर तरह तरह की फब्तियां कसते। एक दो लोगों ने तो दीक्षित जी को भवानी का यथाशीघ्र ब्याह कर देने का सुझाव भी दे डाला। ब्याह की बातें सुनकर हमारी व्याकुलता बढ़ गई कि अगर कहीं शादी करके हमें अलग अलग जीवन जीने पर मजबूर किया गया तब तो हम जीते जी मर जाएंगे। अपने प्रेम को चिरस्थायी करने के लिए हमारा विवाह सूत्र में बंधना आवश्यक हो गया था। अतः हमने एक दिन मंदिर में जाकर चुपके से शादी कर ली। मेरे विचारों की श्रृंखला भंग हुई घर के निकट पहुंचने पर। गाड़ी को बाहर ही पार्क कर मैं घर में प्रविष्ट हुआ। बाहर से मेरे बेडरूम में जलती लाइट से मुझे पता चल चुका था कि मेरी पत्नी अब तक जाग रही है। यूं मेरा इंतजार करते हुए रात में देर तक बैठे रहना उसकी आदत के विपरीत थी। उसे मालूम था कि जब कभी मैं पार्टी में जाता हूं तो खाना खाकर ही आता हूं और घर लौटकर बिना उसे डिस्टर्ब किए चुपचाप सो जाता हूं। अमूमन वापस आने पर वह मुझे सोई हुई ही मिलती, पर उसकी छठी इंद्रिय ने आज कुछ विशेष घटने की आशंका से शायद उसे सोने नहीं दिया था। मेरे पहुंचते ही उसने खोजपूर्ण दृष्टि मुझ पर डालते हुए मुझे छेड़ने के अंदाज में कहा, बहुत झूम रहे हो, ये दारू का नशा है या पैट्रिशिया डिक का? मैंने भी ठिठोली वाले अंदाज में जवाब दिया, अगर मैं झूम रहा हूं तो जरूर यह पैट्रिशिया डिक का नशा होगा, वरना एक पैक दारू में कोई झूमता है क्या?
इस पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी दूध जैसी उज्जवल हंसी फिर हंसी रोककर पूछ बैठी, खाना खाए हो? मैंने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, पार्टी देर तक चलने वाली थी और नितांत अपरिचितों के बीच अकेले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं खाना खाए बगैर ही वापस चला आया। पत्नी ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, जाने को मुझे पहले से लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैं अब तक बैठे बैठे तुम्हारी राह देख रही थी। भला कौन है ये मुई पैट्रिशिया डिक? मैंने उससे सच्चाई छुपाते हुए कहा, तुम उसे नहीं जानती, वो एक बिजनेस वूमन है। बाद में पैट्रिशिया कई बार मेरे घर आई और मेरी पत्नी की अच्छी सहेली बन गई। शाम के 6 बज रहे थे। स्टाफ का हर सदस्य गुड नाइट सर, गुड नाइट सर कहकर ऑफिस छोड़ रहा था। मैं अपनी चिंता में डूबा यंत्रवत उनके अभिवादन का जवाब दिए जा रहा था। हेड क्लर्क के गुड नाइट कहने पर मैंने उससे पूछा, कोई चेक आया है क्या? उसने कहा, हां सर, अतुल सन्स का 5,000 रुपए का चेक आया है। 5,000? मैंने मन ही मन सोचा, 5,000 से क्या होगा? पेमेंट तो 5 लाख का करना है, वह भी कल के कल। मैं लेनदार पार्टी को 2-3 बार टाल चुका था। अब कल का पक्का वादा था, न दे पाने पर कंपनी का क्रेडिट खराब होता, जो मुझे किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। मेरे सामने बैंक की बैलेंस शीट पड़ी थी, जिसमें 1 रुपया निकाल सकने की भी गुंजाइश नहीं बची थी। ओवरड्राफ्ट वगैरह मैं पहले ही ले चुका था। मैं इसी कश्मकश में घिरा हुआ था कि तभी एक नौजवान ने मेरी कैबिन का द्वार खोलते हुए पूछा, मे आई कम इन सर? श्योर कहते हुए मैंने अपने सामने पड़ी कुर्सियों की ओर इशारा किया। नौजवान अपना बैग बगल में रखता हुआ एक कुर्सी पर आ बैठा और बड़ी शालीनता से बोला, सर, मेरा नाम M.K. दुबे है। मैं यहीं जेम्स इंजीनियरिंग में इंजीनियर हूं। छपरा वाले मिश्रा जी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। छपरा वाले मिश्रा जी मेरे खास परिचितों में हैं। वे जब तब अपना रुपया मेरी कंपनी में लगा दिया करते हैं। इसमें हम दोनों का ही लाभ है। मुझे बैंक से कम ब्याज पर रुपया मिल जाता है और उन्हें मुझसे बैंक से ज्यादा ब्याज मिल जाता है। नौजवान ने मतलब की बात पर आते हुए कहा, सर, मेरे पास कोई 5 लाख रुपया स्पेयर पड़ा है। अगर आप इसे अपनी कंपनी में लगा लें तो मुझे भी थोड़ा ब्याज कमाने का मौका मिल जाएगा। मेरी सहमति मिलते ही उसने अपने बैग से 5 लाख का एक चेक निकालकर मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने चेक पर एक नजर डाली, फिर महेश से कहा, देखिए महेश जी, जो ब्याज मैं मिश्रा जी को देता हूं वही आपको भी दूंगा। इस पर महेश ने तपाक से कहा, मुझे मंजूर है। मैंने इंटरकॉम पर अपने मैनेजर मिस्टर राघव से कहा, राघव, जरा यहां तो आइए। दूसरे ही मिनट में राघव मेरी कैबिन में था। मैंने महेश का चेक उसे सौंपते हुए कहा, ये 5 लाख का चेक कंपनी अकाउंट में डाल दीजिए और मिस्टर महेश कुमार दुबे के नाम से इस रकम के लोन पेपर्स तैयार करके इन्हें दे दीजिए। जी सर, राघव ने कहा। आप प्लीज इनके साथ चले जाइए और अपने पेपर्स कलेक्ट कर लीजिए। मैंने महेश से कहा तो वह उठ खड़ा हुआ और थैंक यू सर कहते हुए बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाकर कैबिन से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे राघव भी जाने को मुड़ा। राघव के चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। शायद ऐन छुट्टी के समय यह अप्रत्याशित व्यवधान उसे पसंद नहीं आया। मैंने अपने पर्स से 200 रुपए निकालकर राघव की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह रखिए, आप टैक्सी से घर चले जाइएगा। आज आपको यहां से निकलने में देर हो जाएगी। रुपए देखते ही राघव की आंखों में चमक आ गई। उसने थैंक यू सर कहते हुए नोट अपनी जेब के हवाले किए और खुशी खुशी कैबिन से निकल आया। अब मैंने भी चैन की सांस ली। सचमुच ये महेश कुमार दुबे मेरे लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया कोई फरिश्ता सिद्ध हुआ था, जिसने मुझे एक बड़े संकट से उबार लिया। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। ये याद आते ही मैं झटपट उठकर घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचने पर हॉल में 2 स्त्रियों की बातचीत का स्वर सुनाई पड़ा। एक आवाज तो पत्नी की थी और दूसरी आवाज पहचानते ही
मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। अब आगे अगले अंक में।